नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 4 दिनों से जो भूचाल आया हुआ है, उसने पिछले 5 सालों के सनह्य गति से चल रही बीजेपी सरकार के भीतर हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश में 3 तिकड़ी यानी योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एक तिकड़ी थी, जिसके जरिए 2022 को तो सफल पा ही रहे थे, 2024 का भी वह नक्शा बना चुके थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस नक्शे में एक छेद कर दिया है और रास्ता बदल गया है। अब रास्ता किधर जाएगा, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फिलहाल भाजपा से बढ़त में दिखाई दे रही है, उसका माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या होगा रुख, कैसी होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति और किन क्षेत्रों से विधायक या सांसद नाराज हैं, कौन लोग कह रहे हैं कि तानाशाही होती रही है पार्टी में, इस जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रों से, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पूर्वांचल से 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सबसे ऊपर हमारे साथ लक्ष्मी नारायण शर्मा हैं, जो झांसी में रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसके बाद निर्मल कांत शुक्ल हैं, वह रुहेलखंड यानी पीलीभीत में रहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र उपाध्याय हैं, जो पूर्वांचल में रहते हैं, वह लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन तीनों पत्रकारों के परिचय के बाद सवाल जवाब हम शुरू करें, उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि जो भी नेता छोड़कर पार्टी आए हैं, वह 2-3 बातें मुख्य रूप से कह रहे हैं। पहली ये कि पार्टी में बहुत तानाशाही थी, दूसरी ये कि कोई सुनवाई नहीं थी, और तीसरी ये कि दलितों और पिछड़ों के मुद्दों की कोई तवज्जो नहीं थी। यह उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि सामान्य जानकारी ये होती है कि कई बार सीटें नहीं मिलती हैं, तब भी लोग भागते हैं, लेकिन लोकतंत्र ऐसा ही है, इसलिए इस पर ही बहस करनी होगी। और उस बहस की शुरुआत हम लक्ष्मी नारायण शर्मा से कर रहे हैं, झांसी से, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में भाजपा की पौ-बारह है। लक्ष्मी जी, क्या इस बार के भी चुनाव में पौ-बारह बनी रहेगी? आपके यहाँ भी कोई भागने भूगने की सुगबुगाहट है, या फिर जैसा है वैसा बने रहेगा? थोड़ा एक सिनेरियो बताइए। अजय जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस समय भाजपा में भगदड़ की स्थिति मची हुई है जी, जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे सेफ जोन में है। यहाँ से यहाँ जो भगदड़ की घटना है बेहद कम हुई है, हालांकि शुरुआत यहाँ हो चुकी है। यहाँ के एक इनके विधायक जा चुके हैं और जो बाकी है वो, चूंकि दिल्ली से एक बयान आया कि अब विधायकों के टिकट कम काटे जाएंगे, तो बहुत सारे लोग इस उम्मीद में टिके हुए हैं कि शायद उनका टिकट जो कटने वाला था वो हो सकता है होल्ड हो जाएगा। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं, जो कहा सुनी की बातें हैं कि कई महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित होने के बाद सपा घोषित करेगी। ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है, इसकी पुष्टि जो भी हो। कहा यह जा रहा है कि अमुक सीट पे बीजेपी यदि टिकट रिपीट कर देती है तो समाजवादी पार्टी अपने किसी कैंडिडेट को देगी। यदि बीजेपी टिकट काट देती है तो उस प्रत्याशी के लिए या उस सिटिंग विधायक के लिए समाजवादी पार्टी में जो वो सीट है वो रिजर्व रखी हुई है, और समाजवादी पार्टी के लोग भी इन चीजों पे सहमत हैं। तो इस तरह का सिनेरियो है। तो ये सब देखने को 17 सीटें हैं बुंदेलखंड में ना? 19 है जी, 19 सीटें हैं। 19 सीटों में महोबा है, झांसी है, चित्रकूट है और बांदा है, ललितपुर है, ललितपुर, हाँ बांदा है, हाँ महोबा, हमीरपुर और झांसी। अच्छा, मतलब कुल 7 जिले हैं आपके? 7 जिले हैं, 19 सीटें विधानसभा की, और 19 की 19 सीटों पर इस समय बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी जी। चलिए, तो आपका ये कहना है एक विधायक जा चुके हैं, लेकिन पार्टी जो है बीजेपी इस तरफ है कि अपना खुद ही उसने सुधार कर लिया है, और जो 50 विधायक कटने वाले हैं पूरे 403 में से, उनमें से कुछ को वो फिर से रिटेन करेगी, फिर से बनाए रखेगी। मैं आपको एक सांकेतिक तौर पे बताना चाहूंगा कि इन 19 सीटों में से एक जो विधायक हैं वो ये कहा सुनी की बातें हैं कि प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है 40% वाला, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक टिकट की दावेदारी कांग्रेस की ओर से की गई है कि वो 40% में से एक टिकट उन्हें मिल जाए। तो इस तरह के भी, मतलब सब सपा की ओर ही नहीं जा रहे हैं, बसपा और कांग्रेस की ओर भी मुंह देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तय कर चुके हैं चुनाव तो लड़ना ही है चाहे जहां से मिले। तो ये भी एक सीन यहाँ पे है। मतलब ये अंततः बीजेपी को कमजोर करने वाली स्थितियां ही हैं जी। हाँ, अब बीजेपी में तो अंदर भी बहुत सारे लोग कसम खा के बैठे हुए हैं कि वो टिकट घोषित हो
तो उसके बाद फिर तय किया जाए। तो बहुत भगदड़ की स्थिति तो है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने 4-5 साल देखा भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह डीएम-एसपी के यहाँ धारणा देते रहे, आंदोलन करते रहे, लग ही नहीं रहा था कि ये सत्ताधारी दल के विधायक लोग हैं। तो उन्हें बेचारे वो भी कभी फील नहीं कर पाए कि उनकी सत्ता है। वो जैसे विपक्ष में आंदोलन करते थे वैसे अपनी सरकार में आंदोलन करते हुए बीत गए वो। तो इन सब चीजों का असर तो पड़ना है। मतलब अगर हम लक्ष्मी जी की बातों को सुन रहे थे, झांसी से हैं वो, बुंदेलखंड के हिस्से की राजनीति की चर्चा कर रहे थे। हम बातचीत रोहेलखंड की तरफ आएंगे, यानी बरेली, पीलीभीत, बदायूं, इन हिस्सों में। लेकिन उससे पहले जो लक्ष्मी बात कह रहे थे उससे एक चीज बहुत साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं अफनाहट जिसको कहते हैं, सांस फूलना कहते हैं, वह राजनीतिक रूप से लोगों ने पिछले 5 सालों में भाजपा में भुगता है। वह भुगतने का सिलसिला, निर्मल खान जी, हम आपके यहाँ आए तो आपके एक सांसद हैं वरुण गांधी, वह तो लगातार इस तरह पेश आते हैं जैसे वह विपक्ष के नेता है, सत्ता से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। खैर, विधायकी का चुनाव है, क्या विधायकों में भी वैसी कोई सुगबुगाहट आपके रुहेलखंड के हिस्से में दिखती है? नहीं, जिस तरह की उत्तर प्रदेश में जो उठापटक मची हुई है उसमें मैं ये देख रहा हूं कि रुहेलखंड क्षेत्र में भी तमाम ऐसे पार्टी के विधायक हैं भाजपा के जो अंदर खाने नाराज हैं। नाराजगी उनकी मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर के, और नाराजगी इस बात को लेकर के ज्यादा है कि उनकी बात को सुना नहीं गया। जब भी उन्होंने बात अपनी रखी उनकी बात को सुना नहीं गया, और जब ऊपर सुनवाई नहीं हुई तो प्रशासन ने उनकी चीजों को तवज्जो नहीं दी। और इसमें मैं हाल ही की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जनपद पीलीभीत का, जहां से लगातार विधायक 4 बार विधायक रहे हैं। रामशरण वर्मा मौजूदा विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कल्याण सिंह की सरकार में भी उप मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। बेहद ईमानदार छवि के विधायक हैं और बड़ा कर्मठ और जुझारू विधायक हैं। उन्हें अभी 15 दिन पहले अपनी ही सरकार में प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ गया, और उनके खिलाफ जब कुछ मीडिया में भी भ्रांति हुई और मीडिया ने ये खबर चलानी शुरू कर दी कि सरकार के खिलाफ भाजपा विधायक रामशरण वर्मा धरने पर, तो उन्होंने बड़ा नाराजगी जताते हुए इसको क्लियर किया। उनका नहीं, मैं भाजपा सरकार के खिलाफ नाराज नहीं हूँ, भाजपा सरकार में जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्रशासन है, वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, हम उसके खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर उनकी भारी नाराजगी सामने आई लोगों के। इसी तरह से वरुण गांधी जो कि पीलीभीत के सांसद हैं, आप देख रहे होंगे लगातार वो, मैं समझता हूँ एक के बाद एक कोरोना में मामले उठाए, और किसान आंदोलन, किसानों का चाहे मुद्दा रहा हो, लखीमपुर खीरी, हालांकि लखीमपुर खीरी से उनका बड़ा जुड़ाव रहा है और उस क्षेत्र की राजनीति में वो एक बड़ा दखल रखते हैं, पड़ोसी जनपद लखीमपुर में, चूंकि वो सिख बाहुल क्षेत्र भी है थोड़ा सा, और उनकी माँ की वजह से सिखों का भी उनसे सीधा एक जुड़ाव है इस तरह से, तो वो वहां की पॉलिटिक्स में दखल देते हैं। उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया था अपने ट्विटर अकाउंट से, उसको लेकर काफी हो हल्ला मचा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि वरुण गांधी ने ऐसा कहा है। अभी चाहे एमएसपी का मामला हो या फिर जितने भी, अभी आपने देखा होगा कि कुछ जो संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था सरकार के खिलाफ, तो वो उसमें भी पहुंच गए थे और वहां पर भी उन्होंने उनकी बात का समर्थन किया था, और उन्होंने कहा था कि बेरोजगार आहत है। तो ये निर्मल जी, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि जो सांसद है वरुण गांधी, चूंकि एक उनका दायरा भी होगा, विधायक भी साथ होंगे, तो क्या जिस विद्रोही तेवर में वरुण गांधी दिखाई देते हैं, उस विद्रोही तेवर में कुछ विधायक भी हैं जिनके पार्टी से? जी, मैं उसमें आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि जनपद पीलीभीत के वो सांसद हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें एक विधायक जो पूरनपुर सीट के हैं, बाबूराम पासवान उनकी मां के प्रतिनिधि भी रहे हैं मेनका जी के, और उनसे भी उनका डायरेक्ट जुड़ाव है, और उनकी जीत में एक बड़ा रोल मेनका गांधी और वरुण गांधी का रहा। तो जाहिर सी बात है कि उनकी नाराजगी को लेकर के पूरनपुर सीट पे टिकट को लेकर भी रस्साकसी चल रही, तमाम बड़े दावेदार खड़े हो गए। जो मौजूदा जो हालात खड़े हुए हैं उसमें लोगों को, जो दावेदार है वहां से जो और लोग पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वरुण के का ठप्पा लगा होने की वजह से विधायक पर
हो सकता है कि पार्टी इस बार कुछ चेंज करे, उनके आदमी को टिकट ना देना चाहे, टिकट को बदलाव को लेकर के वो यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो मतलब अगर पासवान साहब भी दूसरे दल में जा सकते हैं, ये है, पासवान साहब दूसरे दल में जा सकते हैं, ये स्थिति है, ये मानी जा रही वहां पर है। चलिए हम दूसरे राउंड में फिर आपके पास आएंगे एक बार, तो थोड़ा एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता जी। जो बीसलपुर के जो विधायक में रामशरण वर्मा का जिक्र कर रहा था, जो अपनी सरकार में प्रशासन और सिस्टम के खिलाफ धरना दे रहे थे, वो चूंकि 70+ के हो रहे हैं, ओवर एज की जो नीति पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर की थी कि जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसी एक बात सामने आई थी। तो इसको लेकर के रामशरण वर्मा ने अपने बेटे के नाम को आगे बढ़ाया पार्टी के सामने कि मुझे ना देकर के आप मेरे बेटे को एक मौका दीजिए। तो इसको लेकर भी यदि उनके बेटे के नाम पर विचार नहीं होता तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात की भी चर्चा की रामशरण वर्मा पाला बदल सकते हैं, ये स्थिति खड़ी हो रही। मतलब एक ही जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा के जो नेता हैं वो पार्टी बदलने को तत्पर है जी, तत्पर है। अच्छा चलिए, बातचीत का सिलसिला आगे भी रखेंगे, दूसरे राउंड में जब हम आते हैं कोशिश करेंगे आपसे बात करें। हम चलते हैं थोड़ा पूर्वांचल। हमारे साथ जितेंद्र उपाध्याय हैं, लंबे समय से प्रिंट मीडिया से जुड़े रहे हैं, लगातार वह लिखते हैं और खासकर जो राजनीति है पूर्वांचल की उस पर एक अच्छी निगाह भी रखते हैं। जितेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। मैं ये कहूंगा कि जो नेता निकले हैं, चूंकि पूर्वांचल दलित और पिछड़े नेताओं का गढ़ है, पिछली विधानसभा का छोड़ दें तो बड़ा हिस्सा सपा और बसपा का गढ़ रहा है पूर्वांचल का। ऐसे में लगातार खुद प्रधानमंत्री मोदी डेरा जमाए हुए रहे लंबे समय तक पूर्वांचल में। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो शिकायतें पिछड़े और दलित वर्गों से आने वाले नेताओं की हैं, आपके इलाके में भी काफी सीटें दलित कैटेगरी की, दलित श्रेणी में आती हैं और रिजर्व सीटें श्रेणी में आती हैं, वहां क्या माहौल है नेताओं में? क्या वहां भी थोड़ा सुगबुगाहट है, वहां भी अपनाहट है, वहां भी तानाशाही की शिकायतें हैं? जी, आपने बहुत सही कहा इस बात को कि प्रधानमंत्री जी का भी इधर दौरा लगातार देखने को मिला। सही बात है कि सभी दलों के लिए पूर्वांचल एक बड़ा मायने रखता है। अब तक का यही लगभग इतिहास रहा है 4-5 चुनावों का कि पूर्वांचल में जिसको सबसे अधिक सीटें मिली उसी की सत्ता की चाबी उसी के हाथ में रही। ठीक है, पिछले चुनाव में भी देखने को मिला कि भाजपा सर्वाधिक अगर सीट कहा जाए तकरीबन 146 सीट आते हैं पूर्वांचल में, उस पूर्वांचल में करीब 116 सीटें जो है भाजपा के खाते में गई और बाकी सपा जो है मुश्किल से 22 सीट पर और 12 के समथिंग जो है बसपा उतनी सीटों पर सिमट के रह गई और भाजपा को कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली। ठीक है, ये पूर्वांचल, और पूर्वांचल को इसीलिए मैं कह रहा था कि विशेषकर सबकी नजरें टिकी रहती है। अब रही बात इस समय जो भगदड़ मचे हुए विशेष करके भाजपा में आप देख रहे होंगे, तो देखिए अभी भगदड़ की स्थितियां इसलिए नहीं बनी है कि हम इस इलाके के आप देखेंगे जैसे गोरखपुर मंडल में चुनाव होने हैं 6वें चरण में। ठीक है, टिकटें जो है अभी सभी राजनीतिक दल जो है चरण वाइज फाइनल कर रहे हैं टिकट। तो मुझे लगता है कि पहले दूसरे तीसरे चरण के टिकट फाइनल होने के बाद से ही इधर मैंने पूर्वांचल के अधिकांश जैसे गोरखपुर मंडल विशेषकर कह दिया जाए, बस्ती मंडल की सीटों को कहा जाए तो बाद में होंगे, तो भगदड़ की स्थिति नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि पूर्वांचल जो बेस है वो दलित पिछड़ा बेस है। ठीक है, और इस बार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव इस रूप में देखने को मिल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर विशेष करके राजभरों के कहा जाए कि छत्रप हैं, बड़े नेता के रूप में हैं और उनके साथ सपा का एक गठबंधन हुआ है। और राजभर की स्थिति है कि पूर्वांचल के कमोबेश आप देख लेंगे अगर तो बलिया, देवरिया, गोरखपुर, इससे बलिया के साइड में अगर आ जाएंगे तो गाजीपुर, जौनपुर, इन सारे इलाकों में आप देखेंगे तो हर विधानसभा बार करीब आपको 10 से 12 हजार के वोट आमतौर पर औसतन राजभर बिरादरी की वोटें हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस समय अगर कहा जाए कि सपा के साथ गठबंधन से सपा को उसको लाभ मिलना है ओम प्रकाश राजभर के इसके जुड़ जाने के चलते। मूल बात हम लोग इस समय जो चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि ये जो भगदड़ मचा है इसका असर क्या है। तो भगदड़ के रूप में आप देख लेंगे तो देवरिया सीट की ही मैं देवरिया जिले की ही बात करूं, देवरिया में 7 विधानसभा क्षेत्र, आप देवरिया 7 विधानसभा क्षेत्रों में आप देख लेंगे तो जिसमें 7 में पिछले चुनाव में भाजपा को 6 सीटों पर कामयाबी मिली थी। एक सीट जो पारंपरिक रूप से सपा की लगातार तीसरी जीत थी वो भाजपा रानी विधानसभा क्षेत्र से आशुतोष उपाध्याय की। ठीक है, तो आप वहां माना जा रहा है कि वो सीट सपा के लिए आज भी कब्जे में रहेगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुरेश तिवारी भाजपा के विधायक हैं बरहज विधानसभा सीट से, लेकिन जैसा कि सुनने में आ रही है बातें कि सुरेश तिवारी स्वयं जो है
उस सीट से चुनाव न लड़के वो चाहते हैं कि मुझे रुद्रपुर में मुझे सीट से मुझे पार्टी चुनाव लड़ने का अवसर दे। तो जाहिर सी बात है उनको घबराहट है कि हम उस सीट पर चुनाव दोबारा नहीं जीत सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो इस बात आ सकती होगी। दूसरा, अभी आप देखे होंगे मीडिया में बहुत सारी चीजें अभी वायरल हो रही थी। ये आपको सलेमपुर विधानसभा सीट पर काली 25 सीट है वो काली प्रसाद जी की, रिजर्व सीट। तो वहाँ कार्यकर्ता उनके बहुत नाराज हैं। ठीक है, तो पार्टी के अंतर खाते में एक बहस शुरू हो गई है कि शायद इस बार काली प्रसाद को टिकट मिले या न मिले। तो इससे दो चीजें हैं कि काली प्रसाद के कामकाज से जाहिर सी बात है उस इलाके की जनता संतुष्ट, जब कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है तो जनता भी संतुष्ट नहीं है। तो काली प्रसाद हो सकता है अंत स्थिति में अगर ऐसी कोई बात होती है टिकट कटने की, तो मुझे लगता है कि अन्य किसी पार्टी का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो जितेंद्र जी, आप बहुत विस्तार से बताए हमें, और कुछ चीजें जो पकड़ पाए हम, चूंकि समय की एक सीमा है, उसमें मूल बात यह है कि 6वें और 7वें चूंकि फेज में पूर्वांचल के चुनाव हैं, 146 जिलों जो सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से ज्यादातर में उसी समय है। तो यानी ये जो भगदड़ दिखाई देगी वह 14 फरवरी प्रेम दिवस के बाद दिख सकती है ना? वैसी चीजें दिखाई देंगी। खैर, हम थोड़ा आप सबसे दूसरे राउंड में बात करेंगे, थोड़ा फाइनल टच देते हुए कि लक्ष्मी जी एक चीज बताएं आप हमें कि जो सबसे ज्यादा, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों को देखें तो आपका जो बुंदेलखंड है, जो पानी से, पलायन से, गरीबी से, भुखमरी से सभी कहानियों में टॉप पर होता है, उसको बीजेपी इतनी पसंद क्यों है कि वहां की 19 की 19 विधानसभा सीटों पर बीजेपी है? थोड़ा ये बताएं और फिर आगे बढ़ते। दरअसल अजय जी क्या है कि बुंदेलखंड सबसे देश के जो सबसे अधिक समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें से रहा है, और हमेशा से तो बीजेपी का जो एक जिस तरह का मॉडल था, तो उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन उनके लिए लाएगी। और संभवतः यही कारण है कि यहाँ की लोकसभा की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और विधानसभा की पूरी 19 सीटें उनके पास हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे केंद्र में 8 साल का कार्यकाल हो या प्रदेश सरकार का पूरा कार्यकाल बीत गया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आप कुछ इफ बट नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा का पूरा आपको 19 की 19 सीटें दी, अब आपको हिसाब देना है कि आपने क्या किया है। और लोगों ने देखा है कि आपके विधायक खुद धरना दे रहे थे, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ बैठ के धरना देते थे, तो ये सब सीन लोगों के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग हैं वो खुद अपनी, और जो खरीद फरोख्त की बात है, ये मतलब स्थिति ये है कि अनुप्रिया पटेल जैसी जो पार्टी है वो लोग बुंदेलखंड की सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी इस समय डगमगा रही है, आप इससे कल्पना कर सकते हैं। और यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा जो बुंदेलखंड के बड़े कद्दावर नाम है, अभी भी उनका सजातीय वोटों पे प्रभाव है, वो समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होते हैं। यदि बादशाह सिंह भी अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, इन दोनों की बातें चल रही हैं। अगर ये इनका समाजवादी पार्टी से पैक्ट होता है तो निश्चित तौर पे यकीन मानिए ये वोटों पे असर डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होना तय है। बहुत ठीक बात है। अब हम निर्मल जी, ये वही वाली बात कि क्या मतलब आपका जो क्षेत्र है वहां की जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसमें मतलब आखिरी टिप्पणी 1-1.5 मिनट की रखिएगा, वो ये कि जो नया सिनेरियो बन रहा है उस अफरा तफरी में कितना मतलब स्टेक आपके यहाँ था पहले बीजेपी का, अब कितना बचेगा? देखिए, वर्तमान में मैं बात अगर रुहेलखंड के जनपद पीलीभीत की करूं तो पीलीभीत में वर्तमान सांसद बीजेपी के वरुण गांधी हैं और जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं चारों पर बीजेपी का कब्जा है जी। लेकिन बात बीसलपुर की करते हैं तो बीसलपुर एक ऐसी विधानसभा है जहां पर जो कद्दावर नेता है रामशरण वर्मा, वो जब समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार थी तो उसमें भी उन्होंने सीट निकाल ली थी, जबकि 3 सीटें सपा के खाते में गई थी पिछली सरकार में। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से इकलौते रामशरण वर्मा वहां से जीते थे और उनकी इस समय पार्टी से नाराजगी है, ये दिख रही है। एक तो उनको उनका टिकट कट रहा है, उनके बेटे का नाम जो प्रस्तावित किया है उसको उस पर संगठन राजी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में लग रहा है कि भगदड़ मचेगी। ये तो तय है कि कुछ ना कुछ वो निर्णय लेंगे। कोई भी अगर संगठन उनके बेटे के बारे में निर्णय ले लेगा तो वो संगठन के विपरीत भी जाकर के निर्णय लेकर के जा सकते हैं दूसरे दल में। ये भी स्थिति। और जो चारों विधानसभा की स्थिति है, बात हम करेंगे सांसद वरुण गांधी की कि उनका कितना दखल रहता है विधानसभा के चुनाव में। तो चारों विधानसभा क्षेत्र में एक पूरनपुर विधानसभा सीट जहां पर आज भी मौजूदा जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बाबूराम पासवान,
बाबूराम पासवान उन्हीं के प्रतिनिधि रहे हैं पहले, और उस पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र का जो परिदृश्य है, वहां पर वरुण गांधी चाहे सांसद रहे हो, चाहे उनकी मां मेनका गांधी सांसद रही हूं, जो भी विधायक वहां से जीता वो उनके दखल से, उनके आशीर्वाद से और उनकी मदद से ही जीता है। वो एकमात्र एक सीट है चारों विधानसभा क्षेत्र में। जी ठीक है। वहां से जो आज जो बीएम सिंह पूर्व विधायक हैं, वो भी वहीं से जीते थे। उस बीच उनके, क्योंकि वो आपस में मामा भांजे हैं, वरुण गांधी के वो मामा लगते हैं, मेनका गांधी के वो सगे ममेरे भाई हैं, तो जिस समय बीएम सिंह यहाँ से विधायक बनके निर्दलीय जीते थे, तो मेनका गांधी के आशीर्वाद से जीते थे। तो ये आखिरी टिप्पणी निर्मल जी, मैं थोड़ा मुझे समेटना होगा, समय की सीमा है। आखिरी बात ये करेंगे जितेंद्र जी आपसे कि आप पूर्वांचल से हैं, 146 विधानसभा सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें हैं पूर्वांचल में पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो। वो ये कि आपके इलाके से मंत्री आते हैं, कहा यह जा रहा है कि सूर्य प्रताप शाही के लिए भी जीतना एक कई मुश्किल जैसा हो सकता है, आपका क्या कहना है? एकदम आप इस बात को एकदम सही कह रहे हैं जी। सूर्य प्रताप शाही भाजपा के कद्दावर नेता है, मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, और पिछले बार उनके खिलाफ जो चुनाव लड़े सपा के उम्मीदवार से, ये जरूर बात है कि काफी कम अंतर से चुनाव का परिणाम रहा। ठीक है, इस बार साकिर अली जब इस दुनिया में नहीं रहे, सबसे खास बात है कि इस बार ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। जैसा कि अभी अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उनको इस बात को तय, उसको मैं बताऊं आपको खास बात। जी आवाज जी आवाज जी आगे रैली थी, उस रैली में जो भीड़ हुई थी, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस बार जो सशक्त चुनौती देंगे, और जाहिर तौर पे सही बात है। जी चलिए ठीक है, बातचीत का सिलसिला फिर जारी रखेंगे। एक मैं लास्ट में वो दे रहा हूं, 1 मिनट का मात्र हमारे पास समय बचा है। आपने सुना हमारे साथ 3 उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग थे, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पूर्वांचल। तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने अपने क्षेत्रों के जानकार हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम क्षेत्रों के पत्रकारों से बात करें, जो जिन इलाकों में बैठे हुए लोग हैं वो राजनीति की नब्ज किसी भी दूर बैठे पत्रकार से बेहतर समझते हैं। हम सीधा विश्लेषण में भरोसा करते हैं, सीधी जानकारी में भरोसा करते हैं। इसलिए हर बार हमारी कोशिश होगी कि और गहनतम जानकारियां इलाकाई पत्रकारों से ली जाएं, क्षेत्रीय पत्रकारों से ली जाएं, क्योंकि वह अपने न सिर्फ राजनीति के जानकार होते हैं, बल्कि उन सामाजिक हालातों, उतार चढ़ाव और राजनीतिक परंपराओं के भी बेहतर जानकार होते हैं। आप सबका शुक्रिया बातचीत के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।